ये कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां मैजिक एग्जिस्ट करती है। इस दुनिया में 4 कॉन्टिनेंट्स, 20 नेशंस और कई तरह की स्पीसीज रहती हैं। इस दुनिया का नाम है रोंडेल। रोंडेल में मिथ्स और सोर्ड्स का इरा खत्म होने के बाद अब करंट रोंडेल को कहा जाता है एज ऑफ मैजिक। यहाँ मैजिक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, लेकिन इतनी एडवांस्ड मैजिक सिविलाइजेशन होने के बावजूद यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अब भी फ्यूडल है। मतलब यहाँ किंग और नोबल्स का शासन चलता है और इसी वजह से क्लास सिस्टम आज भी मौजूद है। फिर भी इस टाइम पीरियड को रॉन्डेल का गोल्डन एज कहा जाता है। अब टाइम आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट का, मैजिक सेंचुरी 1999, दिसंबर 29। न्यू सेंचुरी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, उस दिन दुनिया के सामने एक महान जादूगर की विल रिवील होती है। उस जादूगर का नाम था आर्च मेज मैनुअल लूकस। मैनुअल लूकस कोई साधारण मेज नहीं था, वह नाइन्थ सर्कल लॉर्ड विजर्ड था और साथ ही ब्रिंग आर्ट एम्पायर का आर्च ड्यूक भी था। यही वही इंसान था जिसने रॉन्डल को मैजिक सेंचुरी के गोल्डन एज तक पहुंचाया। अपनी विल में मैनुअल लूकस ने बताया कि उसने अपनी पावर, नॉलेज और वेल्थ दुनिया में कहीं छुपा दी है और जो भी व्यक्ति इस लेगेसी को चाहता है वह इससे हासिल कर सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरी दुनिया हिल गई। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, नेशन, स्पीसीज और सोशल रैंक की परवाह किए बिना मैनुअल लूकस की लेगेसी को ढूंढने निकल पड़े। कई तरह की रूमर्स फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि लूकस का डंजन ड्रैगन्स की बैरन लैंड में है। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी संपत्ति इलीजिया अलाइड नेशंस में छुपी है, जो टैक्स हेवन के लिए फेमस है। यहां तक कि कुछ रूमर्स में यह भी कहा गया कि मैनुअल लूकस का स्काई फोर्ट्रेस दुनिया के सेंटर, सी ऑफ स्टॉर्म्स में है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब सिर्फ रूमर्स ही थे। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन किसी को भी एक भी क्लू नहीं मिला। 20 साल बीत गए, लेकिन मैनुअल लूकस की लेगेसी अब भी एक मिस्ट्री बनी रही। फिर एक दिन एक आदमी के सामने एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है और उस पर लिखा होता है, यू हैव अक्वायर्ड मैनुअल लूकासिस फेट। ये देखते ही वह आदमी पसीने से भीग जाता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है। मैजिक सेंचुरी 2007, लोकेशन लॉरेंस कासल। एक बटलर अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या वे अपनी स्टडीज दोबारा रिज्यूम करना चाहते हैं। यंग मास्टर जवाब देता है कि वह लाइब्रेरी जाकर खुद बुक्स रिटर्न करना चाहता है। बटलर कहता है कि कोई सर्वेंट ये काम कर सकता है, लेकिन यंग मास्टर मना कर देता है क्योंकि वह खुद एक स्पेसिफिक बुक ढूंढना चाहता है। इस यंग मास्टर का नाम है एड्रियन लॉरेंस। एड्रियन लॉरेंस वास्काउंट लॉरेंस का सेकंड सन है। लेकिन एड्रियन सिर्फ नोबल फैमिली का मेंबर नहीं है, वह रीइंकार्नेटेड है और अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज रखता है। उसकी प्रीवियस लाइफ में वह रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया से था। उसका नाम था किम मिन जे। उसकी डेथ मिलिट्री सर्विस के दौरान हुई। डिस्चार्ज में सिर्फ एक महीना बाकी था जब एक ट्रक रोल ओवर एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। जब उसने आंखें खोली तो वह अर्थ पर नहीं था। वह साउथ कोरिया से सीधे राइनहार्ट किंगडम आ चुका था। किम मिन जे से वह बन चुका था एड्रियन लॉरेंस। पहले वह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन अब वह एक वाइसकाउंट फैमिली का सेकंड सन बन चुका था जिसके पास अपनी एस्टेट थी। शुरुआत में एड्रियन काफी कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रेस्ड था, लेकिन उसकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके नए जीवन में एक बड़ा एडवांटेज बन गई। जब बाकी बच्चे बिना सोचे समझे खेलते थे, एड्रियन पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। वह दूसरों से काफी जल्दी सीखने लगा। उसके टीचर ने उसके फादर से कहा कि उसने ऐसा टैलेंटेड लर्नर पहली बार देखा है। एड्रियन के फादर ने टीचर को धन्यवाद दिया और एड्रियन को लगा कि उसने अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दी हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग बात भी थी। रॉन्डल की सिविलाइजेशन 21st सेंचुरी अर्थ से भी ज्यादा एडवांस थी। इस वजह से एड्रियन का अर्थ का नॉलेज यहाँ ज्यादा काम का नहीं था। इसलिए एड्रियन को समझ आ गया कि उसे बस लगातार अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी और जीनियस जैसा एक्ट करना होगा। लेकिन लाइफ सिर्फ एफर्ट से इजी नहीं होती। जब एड्रियन 7 साल का था, किसी ने उसे पॉइजन करने की कोशिश की। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो एड्रियन मर सकता था। एड्रियन जानता था कि कल्प्रिट कौन है। एड्रियन को अंदर से साफ पता था कि उसे पॉइजन करने वाला और कोई नहीं बल्कि एना लॉरेंस ही थी। एना लॉरेंस लॉरेंस फैमिली की ऑफिशियल वाइफ थी और हाई बर्थ से आती थी। एड्रियन समझता था कि एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा होते हुए उसका टैलेंटेड बनना एना के लिए अनकंफर्टेबल था। उसे यह भी पता था कि उसका फादर इस सच्चाई से अनजान नहीं था। फिर भी उसके फादर ने कुछ नहीं किया। इस बात ने एड्रियन को अंदर से तोड़ दिया। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारते हुए सोचता है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होने का क्या फायदा जब पॉलिटिकल सिस्टम इतना बैकवर्ड है। एड्रियन समझ चुका था कि बिना किसी ठोस एविडेंस के एना को दोषी ठहराना इम्पॉसिबल है। और उससे भी ज्यादा पेनफुल बात यह थी कि उसका फादर जानबूझकर सब कुछ इग्नोर कर रहा था। उस दिन के बाद से एड्रियन ने एक फैसला लिया। उसने जीनियस बनने का एक्ट छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने खुद को फैमिली और आसपास के लोगों से अलग कर लिया। लगभग 10 साल बाद
टाइम आता है मैजिक सेंचुरी 2019 में एक का। अब एड्रियन 20 साल का हो चुका है। वह एक पोर्ट कन्वीनियंस स्टोर में एंटर करता है। स्टोर क्लर्क उसे देखकर बोलता है, वेलकम। एड्रियन हल्की सी स्माइल करता है और आसपास देखता है। क्लर्क अपने कोवर्कर से धीरे से पूछता है कि क्या वह कोई सेलिब्रिटी है। कोवर्कर उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वह लॉरेंस फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। यह सुनकर क्लर्क शॉक हो जाता है। वह पूछता है, लॉरेंस फैमिली का एड्रियन? उसे लगता है कि इतना बड़ा नोबल इतने सिंपल कपड़ों में कैसे हो सकता है, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले एड्रियन उन्हें देख लेता है। कोवर्कर एड्रियन से पूछती है कि वह क्या हेल्प कर सकती है। एड्रियन बताता है कि उसे ऑनलाइन पॉइंट कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। कोवर्कर उसे बताती है कि पॉलिसी चेंज हो चुकी है और अब पॉइंट कार्ड्स सिर्फ चेकआउट काउंटर पर मिलते हैं। वह पूछती है कि एड्रियन कितने कार्ड्स लेना चाहता है। एड्रियन बिना रुके जवाब देता है, सब दे दीजिए। परचेस के बाद एड्रियन स्टोर से निकल जाता है। क्लर्क उसे थैंक्स कहता है। एड्रियन के जाते ही कोवर्कर क्लर्क पर गुस्सा करती है। वह कहती है कि अगर नोबल नाराज हो जाए तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्लर्क अपोलॉजी मांगता है और कहता है कि उसे अजीब लगा कि एड्रियन ने सर्वेंट को भेजने की बजाय खुद आकर कार्ड्स खरीदे। कोवर्कर जवाब देती है कि उसे भी पहली बार देखकर बहुत डर लगा था। वह बताती है कि एड्रियन महीने में 2 या 3 बार यहाँ आता है और देखने से लगता है कि वह गेम्स में काफी इंटरेस्टेड है। एड्रियन कार्ड्स देखकर सोचता है कि यह करीब 5 मिलियन लूट के बराबर है। अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो ये लगभग 5 मिलियन कोरियन वन होते हैं। तभी एड्रियन के गार्ड को कॉल आता है। गार्ड बताता है कि सेड्रिक लॉरेंस यानी एड्रियन का हाफ ब्रदर उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर एड्रियन शॉक और इरिटेट हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी मदर सिल्विया लॉरेंस बताती हैं कि सेड्रिक आ चुका है। एड्रियन अपनी मदर को हक करता है और अपने ब्रदर के बारे में पूछता है, लेकिन तभी सेड्रिक लॉरेंस गुस्से में चिल्लाता है। वह पूछता है कि एड्रियन बिना व्हीकल के स्टेट में क्यों घूम रहा है। उसकी आवाज और एटीट्यूड सिल्विया को डरा देता है। सेड्रिक एड्रियन को लेक्चर देता है कि नोबल फैमिली का बच्चा होते हुए फैमिली प्रेस्टीज का ध्यान रखना चाहिए। एड्रियन अंदर से जानता था कि सेड्रिक हमेशा लड़कियों के साथ घूमता रहता है और अगर वह नोबल नहीं होता तो खुद की केयर भी नहीं कर पाता। लेकिन एड्रियन ये भी समझता है कि जवाब देने से सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए वह शांत रहता है और कहता है कि वह फ्यूचर में ध्यान रखेगा। सेड्रिक ताना मारते हुए कहता है कि कॉमनर ब्लड किसी को प्राउड होने लायक नहीं बनाता। एड्रियन पूछता है कि सेड्रिक यहाँ क्यों आया है। सेड्रिक बताता है कि फादर उसे फार्स डिस्ट्रीब्यूशन नाम के बिजनेस की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यह लॉरेंस फैमिली के माइनिंग बिजनेस का मेन मनी सोर्स है। एड्रियन तुरंत समझ जाता है कि सेड्रिक असल में क्यों आया है। वह सेड्रिक से कहता है कि वह इस ऑफर को रिफ्यूज कर देगा। सेड्रिक खुश होकर हंसता है और कहता है कि उसे यही उम्मीद थी। एड्रियन कैजुअली बोलता है कि अगर सेड्रिक का काम खत्म हो गया है तो वह वापस जा सकता है, क्योंकि उसने गेम्स पर काफी पैसा खर्च किया है। सेड्रिक जोर से हंसता है और कहता है कि एड्रियन जैसा है वैसा ही रहे। सिल्विया एड्रियन से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। एड्रियन जवाब देता है कि उसे इन्वॉल्व न होना सबसे अच्छा लगता है। पॉइजन इंसिडेंट के बाद से एड्रियन ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उसका मानना था कि उसका फादर कंक्यूबाइन के बेटे में अब इंटरेस्ट नहीं रखता। लक्ष्य फादर की इसी इंडिफरेंस की वजह से एड्रियन को फिर कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह एड्रियन लगभग 10 साल तक अपनी प्रेजेंस मिटाते हुए जीता रहा। एड्रियन को अच्छे से पता था कि किसी भी सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व न करना ही उसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। पॉइजन इंसिडेंट के बाद उसने जानबूझकर जीनियस बनने का दिखावा छोड़ दिया था और अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन कम कर दिया था। उसका मानना था कि उसका फादर एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, और यही वजह थी कि फादर की इंडिफरेंस के कारण एड्रियन को फिर कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह करीब 10 साल गुजर गए। एड्रियन अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे मिटाते हुए शांत तरीके से जीता रहा। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वह अपनी मदर के साथ कासल छोड़कर बाहर रहने लगा। कासल में काम करने वाले ज्यादातर सर्वेंट्स एना लॉरेंस के इन्फ्लुएंस में थे। इसी वजह से एड्रियन अपने ही घर में खुलकर कुछ भी बोल नहीं पाता था। एक दिन चलते चलते एड्रियन ने सुना कि कुछ मेड्स उसके बारे में मजाक उड़ा रही थीं। वे कह रही थीं कि एड्रियन रियलिटी से भाग रहा है और गेम्स में डूबा हुआ है। एड्रियन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह चुपचाप अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर उसने टेबल पर रखा अपना गेम गैजेट उठा लिया। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या वह सच में गेम्स का इस्तेमाल रियलिटी से भागने के लिए कर रहा है। उसी समय गेम स्क्रीन पर दिखता है क्रॉनिकल ऑनलाइन। एक्सेस्ड एड्रियन हल्की सी स्माइल करता है। उसे पूरा भरोसा था कि सिस्टम यूं ही उसे फेट क्वेस्ट स्टेज 1 क्लियर दिखा नहीं रहा। सिस्टम उसके कैरेक्टर को एनालाइज करता है और बताता है कि उसका इन गेम कैरेक्टर उसके रियल बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। एड्रियन सोचता है कि अगर किसी को मॉनिटर करना है तो उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भी करना चाहिए। लेकिन तभी सिस्टम एक वार्निंग देता है।
सिस्टम बताता है कि क्रॉनिकल ऑनलाइन में मिलने वाली एबिलिटीज रियल लाइफ में भी अफेक्ट करेंगी। एड्रियन को याद आता है कि 10 साल पहले रॉयल एकेडमी में पढ़ते समय उसने मैनुअल लूकस पर रिसर्च किया था। यह रिसर्च उसका असाइनमेंट था। रिसर्च के दौरान उसने एक अजीब चीज नोटिस की। मैनुअल लूकस का फैमिली क्रेस्ट देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी इंग्लिश वर्ड जैसा है। एड्रियन को हैरानी होती है कि इस दुनिया में इंग्लिश कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। शुरुआत में वह इसे कोइंसिडेंस मान लेता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे और भी क्लूज मिलने लगते हैं। मैनुअल लूकस के लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स में उसने कहा था कि वह एक बार फिर कैलिफोर्निया बीच पर मेरी के साथ चलना चाहता है। एड्रियन उन प्लेस नेम्स से फैमिलियर नहीं था, लेकिन ये नाम उस दुनिया के नहीं हो सकते थे। उसने बटलर के रिकॉर्ड्स भी देखे, जो लूकस की डेथ तक उसके साथ था। वहां भी वही नेम्स लिखे हुए थे। अब एड्रियन को पूरा यकीन हो गया, ये कोइंसिडेंस नहीं था। मैनुअल लूकस भी अर्थ से ही था, बिल्कुल उसी की तरह। इस कॉन्फर्मेशन के बाद एड्रियन ने मैनुअल लूकस की लाइफ को और गहराई से इन्वेस्टिगेट किया। अर्थ के नॉलेज का इस्तेमाल करके उसने लूकस के छोड़े हुए पाथ्स को ट्रेस किया, और आखिरकार एड्रियन ने मैनुअल लूकस की लेगेसी हासिल कर ली। इस रियलाइजेशन से वह अंदर से बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ फुल ऑफ फ्लावर्स होने वाली है। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने अटैक कर दिया। एक सोर्ड दीवार में जा लगती है और एड्रियन को भयानक दर्द महसूस होता है। उसी पल उसे समझ आ जाता है, लेगेसी हासिल करने के बाद असल सफरिंग अब शुरू हुई है। एड्रियन सोचता है कि क्या वह सच में इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा। उसे यह भी पता चलता है कि मैनुअल लूकस की लेगेसी किसी फिजिकल डंजन में नहीं थी। वह लेगेसी ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में छुपी हुई थी। एड्रियन का मानना था कि चाहे गेम कितना भी रियलिस्टिक हो, पेन को नॉर्मली फिल्टर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। उसे रियल पेन महसूस हो रहा था। हर फाइट में उसे सच में स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। गेम और रियलिटी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। एक गोबलिन उस पर हमला करता है। एड्रियन उसे डोड्स करता है और अपनी स्वॉर्ड से गोबलिन के चेहरे पर वार करता है। सिस्टम मैसेज आता है। क्रिटिकल हिट सिस्टम बताता है कि एड्रियन लेवल 10 पर पहुंच चुका है और फेथ क्वेस्ट स्टेज 1 क्लियर हो चुका है। उसके वुंड्स हील हो जाते हैं। सिस्टम यह भी बताता है कि अब वह जॉब चेंज कर सकता है। अचानक एड्रियन खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। सिस्टम बताता है कि उसे मेन गॉड एरियल द्वारा एक सीक्रेट स्पेस में भेजा गया है। सिस्टम एड्रियन को बताता है कि उसका कैरेक्टर इनिशियलाइज किया जा रहा है और उसका इन गेम कैरेक्टर उसके रियल बॉडी के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। इस प्रोसेस में उसे उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा होता है। एड्रियन झुंझलाकर मन ही मन गाली देता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन की वजह से उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। तभी उसके पीछे एक दरवाजा, डोर दिखाई देता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह मैनुअल लूकस की मैजिक टावर के दूसरे फ्लोर पर जाना चाहता है। एड्रियन बिना हिचक यस में जवाब देता है। दरवाजे से बाहर निकलते ही एड्रियन खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है। पहले फ्लोर की तरह यह जगह खाली नहीं थी। यहाँ शेल्व्स बुक्स से भरी हुई थीं। एड्रियन सोचता है कि सामने रखा हुआ बॉक्स शायद एक ट्रेजर चेस्ट हो सकता है। सिस्टम मैसेज दिखाता है कि उसने 5 बिलियन लूट हासिल किए हैं। ये रॉन्डल की करेंसी में 5 बिलियन 1 के बराबर थे। सिस्टम बताता है कि वह चाहे तो इस अमाउंट को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, या फिर इसे ऑनलाइन करेंसी के रूप में भी रख सकता है। एड्रियन को बस यही सुकून था कि फाइनली उसे एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिला है। एड्रियन रिवॉर्ड्स लेते समय नोटिस करता है कि उसके बॉडी में एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। सर्कल क्रिएशन के साथ ही उसे मेज जॉब मिल जाती है। सिस्टम यह भी बताता है कि रियल लाइफ में भी उसके सिंक्रोनाइज्ड बॉडी में सर्कल बन चुका है। एड्रियन समझ जाता है कि असली वैल्यू पैसे में नहीं है। असल वैल्यू इस बात में है कि उसने सर्कल क्रिएट कर लिया है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि गेम को फोर्सफुली क्विट करना डेंजरस हो सकता है। अगर सिंक्रोनाइज्ड बॉडी पर जबरदस्ती क्विट किया गया तो बॉडी को हैवी डैमेज हो सकता है। सर्कल बनते समय एड्रियन सोचता है कि पहले उसे लगता था माना पॉइंट्स बस नंबर्स हैं, लेकिन अब वह अपने चेस्ट में माना की मूवमेंट साफ महसूस कर पा रहा था। सिस्टम मैसेज आता है, सर्कल क्रिएशन कंप्लीटेड। एड्रियन को समझ आता है कि यह प्रोसेस आसान नहीं था। यही फेट की असली ताकत थी, गेम और रियलिटी के बीच कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन। अब एड्रियन सोचता है कि जब उसके पास सर्कल है तो उसे उसके अकॉर्डिंग कोई टेक्निक भी सीखनी चाहिए। उसकी नज़र बुक शेल्फ्स पर जाती है। उसे यकीन था कि ये सारी बुक्स मैनुअल लुकास से रिलेटेड हैं। जैसे ही वह एक बुक उठाने की कोशिश करता है, सिस्टम उसे रोकता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह मटेरियल्स को सर्च करना चाहता है। एड्रियन को लगता है कि यह सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट है। इतनी सारी बुक्स को मैन्युअली देखना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अचानक एड्रियन को भयानक हेडेक महसूस होता है। वह बुक शेल्फ का सहारा लेता है और दर्द से कराह उठता है। उसे एहसास होता है कि गेम की तरह सर्फ बुक टच करके स्किल्स सीखना आसान नहीं है। असल में प्रिंसिपल्स को दिमाग में एनग्रेव किया जा रहा था। यह प्रोसेस बहुत पेनफुल था। फिर भी एड्रियन सहन करता है। वही आखिरी बुक उठाता है। सिस्टम बताता है कि यह बुक है सर्कल कंसीलमेंट टेक्निक।
ये टेक्निक सर्कल्स और माना को छुपाने की एबिलिटी देती है, लेकिन ये स्किल ऑरा मास्टर लेवल नाइट्स, 7 सर्कल से ऊपर के मेजेस और टॉप लेवल डिटेक्शन आर्टिफैक्ट्स के खिलाफ यूजलेस है। एड्रियन समझ जाता है कि यही स्किल उसे सबसे ज्यादा चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम उसकी सिचुएशन को जानता हो। जैसे ही वह स्किल अक्वायर करता है, उसके सिर में एक और तेज दर्द उठता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वह बैलेंस खो देता है और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गिरते हुए भी वह हंस रहा होता है। वह सोचता है कि उसने मैनुअल लूकस की फेट से ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने बेयरली एक स्टेप आगे बढ़ाया है। एड्रियन जानता है कि आगे बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं। उसकी सिर्फ एक विश थी कि वह और उसकी मदर शांति से और सेफली जी सके। उसी पल वह खुद से प्रॉमिस करता है कि इसके लिए वह कुछ भी करेगा। अगले दिन मैंशन के ट्रेनिंग हॉल में एड्रियन प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका ट्रस्टेड फ्रेंड और गार्ड नाइट वाइस उससे कहता है कि उसकी स्टैमिना उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। एड्रियन हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में ऐसा है। वाइस ईमानदारी से मान लेता है कि जब एड्रियन ने अपनी सोर्ट्समैनशिप इंप्रूव करने की बात कही थी, तो वह खुद भी थोड़ा सरप्राइज्ड था। एड्रियन कहता है कि हाल ही में उसे थोड़ा स्लगिश फील हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा। लेकिन असली रीजन वह जानता था। उसे पता था कि गेम में की गई ट्रेनिंग रियल लाइफ में भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। उसके इन गेम कैरेक्टर की एबिलिटीज उसके रियल बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज्ड थी। एड्रियन को महसूस हो रहा था कि उसका माना और स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ रहा है। गेम में बढ़े हुए स्टैट्स रियल लाइफ एबिलिटीज को भी इंप्रूव कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गेम में सीखी गई स्किल्स रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई हो रही थी। यह समझकर एड्रियन हल्की सी स्माइल करता है। उसे एहसास होता है कि उसने मैना सर्कल वाली प्रॉब्लम सर्कल कंसीलमेंट स्किल की वजह से सॉल्व कर ली है। वाइस एड्रियन की स्माइल देखता है और पूछता है कि क्या कोई अच्छी बात हुई है। एड्रियन थोड़ा संभल कर जवाब देता है कि उसने गेम में एक वैल्यूएबल आइटम हासिल किया है। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एड्रियन गेम्स का दीवाना है। कुछ वाइस को भी अजीब नजर से देखते हैं और कहते हैं कि वह एक पावरलेस इंसान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। वाइस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन एड्रियन उसे रोक देता है और कहता है कि इन बातों पर ध्यान न दे। एड्रियन अंदर से जानता था कि वाइस का उसके लिए खड़ा होना ज्यादातर दिखावा ही है। उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि लोग उसे इनसिग्निफिकेंट और वर्थलेस समझें। इस तरह एना और सेड्रिक की नजरों से बचना आसान था। इग्नोर्ड रहना उस समय एड्रियन के लिए बेस्ट सिचुएशन थी। कुछ देर बाद एड्रियन फिर से गेम में लॉग इन करता है। क्रॉनिकल ऑनलाइन उसका स्वागत करता है। अब एड्रियन को पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि उसके स्टैट्स रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उसे समझ आ गया कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। उसे चाहिए था पैसा और ताकत। और इसके लिए उसने एक बात याद की। किसी ने कहा था कि गेम में सबसे जरूरी चीज होती है वॉलेट पावर। सिस्टम उसके सामने स्टोर प्रोडक्ट लिस्ट ओपन करता है। सबसे पहले वह एक्सपीरियंस इंक्रीज आइटम खरीदता है। यह आइटम लेवल 100 से नीचे के प्लेयर्स के लिए था और 24 घंटे तक एक्सपीरियंस गेन को 30% बढ़ा देता था। इसकी कीमत थी 5 सॉकेट्स। इसके बाद वह गॉडेसेस ब्लेसिंग खरीदता है। यह भी लेवल 100 से नीचे के प्लेयर्स के लिए था और 24 घंटे तक सभी स्टैट्स को 30% इंक्रीज करता था। इसकी कीमत भी 5 सॉकेट्स थी। अंत में वह गॉडेसेस प्रोटेक्शन खरीदता है। यह आइटम एक बार अटैक से कंप्लीट इम्यूनिटी देता था। इसकी कीमत थी 1000 किट्स। एड्रियन सोचता है कि अगर ये आइटम्स पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन कैश शॉप अनलॉक होने के लिए कम से कम लेवल 10 होना जरूरी था। इसके बाद एड्रियन डिसाइड करता है कि वह एक समन सपोर्टर भी खरीदेगा। उसे लगता है कि यही आज का मेन इवेंट होने वाला है। समन सपोर्टर के लिए सिस्टम एड्रियन को ऑप्शंस दिखाता है। एक बार समन करने की कॉस्ट थी 500 किट्स और 10 टाइम्स समन करने की कॉस्ट 4500 किट्स थी। एड्रियन जानता था कि पार्टी में टैंक होने से एक्सपीरियंस पॉइंट्स थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि एग्रो शेयर हो जाता है। लेकिन फिर भी वह मानता है कि यह इन्वेस्टमेंट वर्थ है। एड्रियन बिना प्राइस की परवाह किए हाईएस्ट ग्रेड वॉरियर को टैंक के रूप में चुनता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह 10 टाइम्स समन करना चाहता है। एड्रियन काल्मली जवाब देता है कि उसके पास पैसा भी है और डिटर्मिनेशन भी। सिस्टम रैंडम समन शुरू करता है। कुछ ही देर में एड्रियन नोटिस करता है कि समन रेट्स काफी हद तक लो क्वालिटी कोरियन गेम्स जैसे हैं। उसने लगभग 30 मिलियन वॉन खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी सपोर्टर उसकी पसंद का नहीं निकला। फिर अचानक उसकी नजर एक अलग सपोर्टर पर पड़ती है। नाम था अर्चिया, द हेवनली स्टील फीमेल। आर्चिया एक डिफेंस स्पेशलाइज्ड सपोर्टर थी। उसके पास शील्ड ऑफ गॉड नाम की प्रोटेक्टिव शील्ड थी। एड्रियन ने पहले इस सपोर्टर के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे लगता है कि शायद यह कोई नया कैरेक्टर है। सिस्टम डिटेल्स दिखाता है कि लेवल 25 पर आर्सिया यूनिक टियर में भी सबसे स्ट्रांग थी। एड्रियन फाइनली खुश हो जाता है कि उसे एक यूजफुल सपोर्टर मिल गया। वह आर्सिया को रजिस्टर करने का ऑप्शन चुनता है, लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है कि वन सपोर्टर रजिस्टर हो गई तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। सिस्टम पूछता है कि क्या वह फिर भी कंफर्म करना चाहता है। एड्रियन थोड़ा कंफ्यूज होता है,